आज हम लोग चर्चा एक समसामयिक विषय पहलगाम आतंकवादी घटना पर करेंगे कि ये पहलगाम आतंकवादी घटना कब हुई, ये पहलगाम कहाँ पर है, इसके अटैक के बाद क्या स्थिति बनी, इस समय भारत सरकार क्या एक्शन ले रही है और इस पर क्या-क्या समस्याएं हैं, कैसे निपटा जाए, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पहलगाम की बात करते हैं। अगर हम पहलगाम की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया और इस तरह से ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए और जम्मू में हमने वहाँ पर विधानसभा जैसे दिल्ली पांडिचेरी में गठन किया, वैसे ही जम्मू में भी हमने केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी विधानसभा का गठन किया। अब मैं पहलगाम की बात करता हूँ। ये जो पहलगाम है ये जम्मू कश्मीर का एक जिला है अनंतनाग। अनंतनाग जिले की एक तहसील है ये पहलगाम। अब ये पहलगाम इसका नाम कैसे पड़ा, अगर इसके बात करें तो पहलगाम इसे कहा जाता है वहाँ की भाषा में चरवाहों का गांव, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर चरवाहे रहते हैं, इसलिए इसे चरवाहों का गांव कहा गया और इसे हम पहलगाम के नाम से जानते हैं। वहीं पर एक दूसरी मान्यता भी है कि बैलगाम, बैलगाम का मतलब जो अमरनाथ की यात्रा होती है तो जो शिव का वाहन नंदी है जिसे हम बैल कहते हैं, वह यहीं पर इंगित करता और अमरनाथ यात्रा के समय एक पहलगाम एक पड़ाव के रूप में लोग वहाँ पर रुकते हैं, इसीलिए इसे पहलगाम नाम दिया गया। अब बात आगे करते हैं, पहलगाम कैसे ये चर्चा का विषय बन गया। अगर मैं बात करूं कि पहलगाम की, तो पहलगाम एक तहसील मुख्यालय है, वहाँ पर से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, लेकिन पहलगाम से कुछ दूर पर एक बैसरन घाटी है और ये बैसरन घाटी है जो वहाँ पर घास के मैदान है जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, काफ़ी हरा भरा और काफ़ी सुनहरा वहाँ का मौसम रहता है, तो वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। तो इसी पहलगाम में लोग वहाँ तक गाड़ी से आते हैं, वहाँ से या तो जाने का पैदल यात्रा कर सकते हैं या तो खच्चर से कर सकते हैं। और उस दिन जैसे रोज के दिन लोग जाते थे घूमने, वैसे 22 अप्रैल 2025 को भी लोग घूमने जा रहे थे। उसी समय वहाँ पता क्या चला कि जो बैसर घाटी है वहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और वो आतंकवादी वहाँ के लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या कर रहे हैं, कि जो गैर मुसलमान हैं उन सब की हत्या कर रहे हैं, चाहे वह हिंदू हों, चाहे वह सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, अगर वो मुसलमान नहीं तो उनकी हत्या कर रहे थे। इसके पहले कभी भी इस तरह की आतंकवादी घटना नहीं हुई थी कि जब किसी को निशाना एक धर्म विशेष के नाते मनाया गया। उसके पहले जितने भी आतंकवादी थे वह मारते थे, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मरते थे। इस तरह धर्म पूछकर मारने की ये प्रथा नहीं थी, लेकिन पहली बार आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन किया और स्ट्रेटजी में परिवर्तन करके उन्होंने धर्म पूछकर उन्होंने गोली मारी। और इस तरह पहलगाम की ये जो 22 अप्रैल 2025 को ये आतंकवादी घटना हुई, इसे हम पहलगामी आतंकवादी घटना के नाम से जानते हैं। इस घटना के तत्काल बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय होती हैं और जल्दी से जल्दी वहां पर जो घायल हैं, जो मृत हो गए हैं, उनको तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाना, उनके इलाज की व्यवस्था करना कार्य प्रारंभ हो जाता है और आतंकवादियों की धर पकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इसी बीच में गृह मंत्री जो इस सुरक्षा मामलों के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं वह जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री जो विदेश दौरे पर होते हैं वो आते हैं और सीधे वह एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल मीटिंग करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती है। सर्वदलीय मीटिंग में एक स्वर में सभी लोगों ने भारत सरकार के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि भारत सरकार के द्वारा जितने भी एक्शन किए जा रहे हैं वो हम उनके साथ हैं। अब भारत सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया और एक्शन के तहत
उन्होंने एक सिंधु जल समझौता हुआ था, ये 1960 का। तो सबसे पहला इस समझौते को ही उन्होंने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब ये होता है कि ये सिंधु जल समझौता क्या है, इस समय बड़ा चर्चा का विषय बना है। तो इसके पहले और जानने के पहले हम सिंधु जल समझौता समझ लें। नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि को उस समय पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे वर्तमान में विश्व बैंक कहा जाता है, उसने मध्यस्थता की थी। और इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच एक समझौता हुआ था। उन्होंने उस पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। ये बार बार सिंधु नदी का जिक्र हो रहा है, तो पहले हम सिंधु नदी को जान ही लें। ये जो सिंधु नदी है, इसका उद्गम स्रोत तिब्बत का मानसरोवर झील है। अगर इसकी बात करें तो ये लगभग 3000 किलोमीटर लंबी नदी है। और अगर उसकी सहायक नदियों को भी जोड़ दें तो इनके जो बीच के पड़ने वाले क्षेत्र हैं, उस पर करीब 40 करोड़ लोग निवास करते हैं। और यहाँ पर लगभग अगर भूमि की बात करें तो लगभग 12 लाख किलोमीटर का भूमि क्षेत्र घिरा हुआ है। और इसका लगभग 46% भाग पाकिस्तान में, 39% भाग भारत में, और 27% भाग चीन में, और 6% अफगानिस्तान में है। और अगर इस सिंधु नदियों को देखा जाए तो मुख्य रूप से ये तिब्बत, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के हिमालय के पहाड़ों में शुरू होती हैं और जाकर ये अरब सागर में खाली हो जाती हैं। समझौता अगर किसी चीज का होता है तो निश्चित है पहले उस पर विवाद होता है, और जब विवाद होता है तभी समझौता होता है। तो ये सिंधु नदी जल का विवाद क्या था? अगर मैं इस विवाद की बात करूं तो पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश था, तो कोई विवाद नहीं था, सब जगह सब भला चंगा था। लेकिन जब विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद भारत ने अपने कुछ नदियों पर बांध बनाना शुरू किया। और जब नदियों पर बांध बनाना शुरू किया, जिससे जल विद्युत हो सके, परिवहन हो सके, सिंचाई सुविधाएं हो सके, तो इस नदियों पर जब बांध बनाने लगा तो इस पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताना शुरू किया। क्योंकि जो नदियों का मार्ग था वो पहले भारत से होकर गुजरता था। तो जब भारत से होकर गुजरता था तो जब नदियों पर बांध बन जाएगा तो ये पानी पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की और इसके लिए बाकायदे वो संयुक्त राष्ट्र संघ जाने की बार बार धमकी देने लगे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जाने की बात को भारत ने एक सिरे से नकार दिया। उसी समय की अगर बात मैं करें तो कई बार ये होता रहा। 1951 की बात है, टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिपलंथल भारत आए थे। और भारत आने के बाद वो पाकिस्तान भी गए थे। और जब वो वापस लौट कर गए अमेरिका तो उन्होंने सिंधु जल बंटवारे पर एक लेख लिखा। और उस समय विश्व बैंक के डेविड ब्लैक ने जब इस लेख को पढ़ा तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक प्रपोजल दिया और यहीं से समझौते की बात शुरू हो गई। और इस तरह विश्व बैंक आगे आता है और भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रपोजल देता है, उनसे समझौता कराता है। और इस तरह 19 सितंबर 1960 को कराची में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में 19 सितंबर 1960 को एक समझौता हो जाता है, जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। सिंधु जल संधि समझौते में क्या था, अगर उसकी मैं बात करूं तो सिंधु और सहायक नदियों को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया पूर्वी नदी और दूसरे को कहा पश्चिमी नदी। अगर मैं पूर्वी नदी की बात करूं, जो भारत के कब्जे में दिया गया वो सतलज था, रावी था, ब्यास दिया गया। और ये कहा गया कि ये पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में रहेंगी और इसका पानी उपयोग भारत करेगा। वहीं पर पश्चिमी नदियों में 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान के नियंत्रण में किया गया और कहा गया कि इसके पूरे पानी का जो है उपभोग पाकिस्तान करेगा।
और वहीं पर अगर समझौते की बात करें तो ये कहा गया कि जब तक पाकिस्तान अपनी व्यवस्था नहीं कर लेता है तब तक वह भारत के कुछ पानी का उपयोग कर सकता है। और ये तिथि रखी गई 1 अप्रैल 1960 से 31 मार्च 1970 तक। उसी में ये भी कहा गया कि संधि में दोनों देशों के बीच आगे भी बातचीत होती रहेगी और मौका मुआयना होता रहेगा। वहीं पर अगर एक सिंधु आयोग भी स्थापित किया जाएगा जो बीच बीच में मसले को हल करेगा, और अगर कोई बैठक में हल नहीं मिलता है तो सरकार के स्तर पर भी कदम उठाया जाएगा। और अगर कोई विवादित मुद्दा उठ गया तो जो विशेषज्ञ होंगे, जो तटस्थ विशेषज्ञ होंगे, उनकी राय भी ली जाएगी। 1960 में जब ये सिंधु जल समझौता हुआ उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब नहीं थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, अगर मैं 1965 की बात करूं तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1971 में बांग्लादेश अलग एक देश ही बन गया, और तब से लेकर आज तक इस भारत और पाकिस्तान में लगातार गाये बगाए इस तरह से तनाव बढ़ते रहते हैं, और पाकिस्तान लगातार भारत को अस्थिर करने के लिए यहाँ पर लगातार आतंकवादी घटनाएं करता रहता है। इसलिए कई बार सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने इस पर ऐतराज जताया, क्योंकि उसे रहा कि एक साथ खून और पानी दोनों नहीं बह सकता है, इसलिए हम सिंधु जल समझौता मानने से हम इनकार कर सकते हैं। क्योंकि सिंधु जल समझौते में कहा भी गया था कि अगर इस तरह का कोई कृत्य आतंकवादी घटना का कोई करता है तो कोई भी पक्ष इस समझौते को तोड़ भी सकता है, जो कि अब लगातार इस तरह की पाकिस्तान के द्वारा ये जो कायराना हरकत की जा रही है, इसके लिए भारत ने सोचने पर मजबूर हुआ और उसने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने की कोशिश किया है, क्योंकि भारत सरकार का ये मानना है कि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, कि हम पानी भी देते रहें और आप लगातार हमारे यहाँ खून भी बहाते रहें। वहीं पर पाकिस्तान ने इस फैसले को खारिज कर दिया है और उसने कहा कि इस तरह का पानी रोकना ये युद्ध की कार्रवाई है और इसे हम युद्ध के रूप में देखते हैं, और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन जैसा कई लोगों में भ्रम भी पैदा है कि क्या सिंधु जल संधि जब ये डाल दिया गया है तो क्या पानी एकाएक रुक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कहा जाए कि बटन यहाँ पर दबाया गया और वहाँ पर तुरंत अगले दिन पाकिस्तान में सभी नल सूख जाएंगे, वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये प्रभाव धीरे धीरे पाकिस्तान पर पड़ना शुरू हो जाएगा और वहाँ का जो क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है वह सूखे की चपेट में आ सकता है। इस सिंधु जल समझौते को टालने का एक नकारात्मक पहलू भी है। भारत जो ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर एक डाउन स्ट्रीम देश है, ये चीन से निकलती है, और भारत ने हमेशा डाउन स्ट्रीम अधिकारों का सम्मान करने की बात कही है। अगर संधि को निलंबित करता है और एक तरफा कार्रवाई करता है तो भारत ऐसी एक मिसाल कायम करने का जोखिम उठा रहा है जिसका इस्तेमाल कभी उसके खिलाफ भी हो सकता है। अब लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, तो क्या हम इस तरह आतंकवादी घटना होने ही दें? क्या हम कुछ भी हाथ पर हाथ धरे रखें, हम कुछ न करें और पाकिस्तान का इस तरह मनोबल ऊंचा होता रहे? नहीं, हम ये नहीं कहते हैं। हमें निर्दोषों को सज़ा नहीं देनी है। हमें ऐसे में उन किसानों को सज़ा देने का कोई नहीं हक है। हमें सज़ा देने का हक उन आतंकवादियों को हो, उन अपराधियों को है जो इस कार्य में संलग्न है। ऐसे में हमें करना क्या चाहिए कि जो ये आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर हैं, अगर हम इन ट्रेनिंग सेंटरों को ही हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, इनको जो फंडिंग करने वाले लोग हैं इनको फंडिंग देना वहाँ से बंद करा दें और इन सभी गतिविधियों से उनके ट्रेनिंग सेंटर समाप्त कर देना, फंडिंग जहाँ से पैसा रुपया आ रहा है उसको समाप्त कर देना, और जो उनके वहाँ के लोकल उनके सलाहकार मिल जा रहे हैं, जो उनकी लोकल सहायता कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके दंडित करने की आवश्यकता है, जिससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और कम संसाधन के नुकसान पे अधिक से अधिक तक हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह कोई भी आतंकवादी 10 बार इस तरह की घटना करने के लिए सोचेगा और हमेशा हमेशा के लिए आतंकवादियों की कमर
टूट जाएगी, क्योंकि रहेगा न बाँस तो न बजेगी बाँसुरी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।